नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ केशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बदलने वाली है संसद भवन की तस्वीर। पीएम मोदी रखेंगे नए संसद भवन की आधारशिला। आज होगा संसद भवन में कार्यक्रम। बुझ गई पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल का 72 की उम्र में एम्स में निधन। कवि मंगलेश डबराल एम्स में थे एडमिट। सीएम ने जताया शोक। उत्तराखंड में हजारों उम्मीदवारों को फायदा। समूह की भर्ती में उम्मीदवारों को आयु सीमा में 1 टाइम छूट। उत्तराखंड कैबिनेट में बैठक में लिया गया फैसला। आगामी 15 दिसंबर से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान। लालकुआ में मजदूरों का हाल बुरा। नदी का इकट्ठा पानी पीने को मजबूर। विभाग ने नहीं किया ठंड से निपटने का इंतजाम। प्रदेश के 4 पहाड़ी जिलों में हो सकती है बारिश और बर्फबारी। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ में बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। बर्फबारी और बरसात के साथ ओलावृष्टि का भी अनुमान। आकाशीय बिजली गिरने की जताई गई संभावनाएं। 12 और 13 दिसंबर को गढ़वाल क्षेत्र में हो सकता है हिमपात। बता दें कि मैदानी क्षेत्र में घना कोहरा रहने की भी संभावना है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में होगा घना कोहरा। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ में होगा हिमपात। हल्की वर्षा और हिमपात होने की संभावना है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल का बुधवार शाम को निधन हो गया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में आखिरी सांस ली। मंगलेश अंतरिम समय में कोरोना वायरस और निमोनिया की चपेट में आने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनकी उम्र 72 वर्ष की थी। देखिए इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी। एक दिन मुझे लगा मुझे हमेशा भूख लगी रहती है। कितना ही खाना पीना, फल फूल, घास पात डालता हूँ, तब भी पेट नहीं भरता। इतनी अधिक भूख थी कि खाने में जीवन की जो बुनियादी सुरक्षा निहित होती है वह भी खत्म हो चुकी है। शायद कोई और है जो मेरा खाना चट कर जाता है और मुझे व्याकुल, आरक्षित और अभिशप्त छोड़ देता है। वह ऐसा समय था जब मैं अचानक बेरोजगार हुआ था और खाने पीने के अलावा और कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। काफी मेहनत के बाद जो कुछ मुझे मिलता था, अब वो सिर्फ महीने भर की मेहनत की याद दिलाता था। एकाएक आसमान में एक तारा दिखाई देता है। हम दोनों साथ साथ जा रहे हैं। अंधेरे में वह तारा और मैं। 9 दिसंबर की शाम जब गहरा रही थी, सर्द आसमान में तारे टिमटिमाना शुरू हो चुके थे, लेकिन तारे के साथ ही इन पंक्तियों के रचनाकार का अनंत यात्रा खुद भी तारा बन गया। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मंगलेश डबराल का बुधवार शाम को निधन हो गया। उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आखिरी सांस ली। मंगलेश अंतिम समय में कोरोना वायरस और निमोनिया की चपेट में आने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे। उनकी उम्र 72 वर्ष थी। सांस लेने में हो रही परेशानी के चलते उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके निधन की जानकारी उनके कवि मित्र अशद जैदी ने फेसबुक पर साझा की। बताया जा रहा है उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत कवि मंगलेश डबराल नवंबर की आखिरी हफ्ते में ही बीमार चल रहे थे। पहले उनका गाजियाबाद में एक अस्पताल में इलाज कराया गया। सांस लेने में परेशानी के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। बीच में उनकी हालत में कुछ सुधार दिखा गया था, लेकिन वह पूरी तरह से रिकवर नहीं कर सके। पता नहीं साथ के वे बच्चे अब कहाँ होंगे। पता नहीं कि नए भूतों से उनका पाला पड़ा होगा। लेकिन उनका बचपन का भूत मेरे सामने, मेरे भीतर मौजूद था।
मैंने खुद से कहा, अरे ये वही पुराना चतुर्भुज मुझ पर भी सवार है जो मेरा पेट नहीं भरने देता। और शायद मैं उन बच्चों में से एक हूँ जिन्हें हर समय भूख लगी रहती थी। बता दें, हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर के तौर पर ख्यात मंगलेश डबराल ने कवि के रूप में बार बार चर्चा हुई। आगे भी उनके कवि के रूप की ज्यादा चर्चा होगी। उन चीजों को छुओ जो तुम्हारे सामने मेज पर रखी है। घड़ी, कलमदान, एक पुरानी चिट्ठी, बुद्ध की प्रतिमा, बेर्टोल्ड ब्रेस्ट और चे गेवारा की तस्वीरें। तराश खोलकर उसकी पुरानी उदासी को छुओ। एक खाली कागज को छुओ शब्दों की अंगुलियों से। वैन गॉग की पेंटिंग के स्थिर जल को एक कंकड़ की तरह छुओ जो उसमें जीवन की हलचल शुरू कर देता है। अपने माथे को छुओ और देर तक उसे थामे रहने में शर्म महसूस मत करो। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के काफल पानी गांव निवासी मंगलेश जीविका और जिंदगी के फसल सफे की खोज में पहाड़ से उतरकर भले ही मैदानों में आए, लेकिन वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलेश डबराल के निधन पर शोक व्यक्त किया। आपको बता दें, मंगलेश डबराल ने अंतिम समय तक अपना लेखन जारी रखा। उन्होंने राजनीति, समाज, साहित्य, भाषा से लेकर हर विषय में अपनी कलम चलाई। यह लंबे समय से चला आ रहा एक षड्यंत्र है। तमाम धर्म गुरु, ध्वजा, पताका, मुकुट, उत्तरीयधारी, बमबाज, जंगखोर सबको एक दूसरे से दूर रखने के पक्ष में हैं। वे जितनी गंदगी, जितना मलबा उगलते हैं, उसे छूकर ही साफ किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते यहां मौसम शुष्क बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी जारी है। देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना हुआ है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में 11-12 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। वहीं हिमाचल की कुछ जगहों पर बर्फबारी भी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बता दें, इस समय पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बरसात भी हो रही है। मौसम बहुत ही सर्द बना हुआ है। उत्तर भारत के पहाड़ों में बर्फबारी और बरसात से मौसम सुहावना बना हुआ है। कश्मीर को धरती का जन्नत कहा जाता है। बर्फबारी के बाद कश्मीर और सुंदर दिखने लगता है। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर की कई जगहों पर भारी बर्फबारी हो रही है। सब कुछ सफेद चादर में ढका नजर आ रहा है। गुलमर्ग, शोपियां, द्रास जैसे जिलों में जमकर बर्फबारी हुई। घाटी में इस वजह से कई जगहों पर हाईवे भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं राजस्थान और विदर्भ के पास भी चक्रवात और प्रति चक्रवात बनने के कारण हवाओं का रुख लगातार बदल रहा है। मंगलवार को दिल्ली का तापमान 31.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहा। वहीं सुबह कोहरे की चादर से दिल्ली ढकी दिखी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के बाद तराई के क्षेत्रों में ठंड बढ़ने लगी है। आलम यह है कि पिछले 2 दिनों से तराई के क्षेत्रों में कोहरा बहुत ज्यादा हो रहा है, जिस कारण उधम सिंह नगर जिले के क्षेत्रों में ठंड बढ़ने लगी है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन नगर निगम रुद्रपुर अपने खोखले दावे पेश कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर अब तराई क्षेत्र में भी पड़ने लगा है। उधम सिंह नगर जिले में पिछले 2 दिनों से कोहरे की चादर चढ़ी हुई है। कोहरे के कारण सड़कों में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि विजिबिलिटी कम होने के चलते वाहनों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। इसके अलावा कोहरे के कारण हवाई सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। अत्यधिक कोहरे के कारण पंतनगर एयरपोर्ट में विजिबिलिटी न होने से देहरादून पंतनगर फ्लाइट को रद्द करना पड़ रहा है। इसके अलावा
रुद्रपुर शहर में भी बढ़ती ठंड से बस अड्डे, टेम्पो स्टैंड में भी राहगीर ठंड से ठिठुरते दिखाई दे रहे हैं। सड़कों के किनारे लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। इन सब के बीच ठंड से ठिठुरन से लोगों को राहत देने वाला नगर निगम सिर्फ दावे ही कर रहा है। रुद्रपुर नगर निगम आयुक्त रिंकू बिस्ट ने बताया कि ठंड से राहगीरों को बचाने के लिए पूर्व की भांति इस वर्ष भी शहर में अलाव की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा फुटपाथ में रात गुजारने वाले लोगों को गर्म कपड़े वितरित करने की तैयारी भी की जा रही है। रुद्रपुर से के न्यूज के लिए शाहिद खान की रिपोर्ट। उत्तराखंड के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक ने नैनीताल में मां नयना देवी के दर्शन किए और अपने अच्छे कार्यकाल के साथ राज्य में नियम कानून का राज होने की प्रार्थना की। नैनीताल की प्रतिष्ठित मां नयना देवी के दरबार में सुबह सूबे के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार पहुंचे। अशोक कुमार अपनी पत्नी के साथ मां के दरबार में पहुंचे और पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि डीजीपी इससे पहले नैनीताल में आईजी की पोस्ट पर रह चुके हैं और उन्हें मां नैना देवी पर अटूट आस्था है। डीजीपी के नैना ने मां से राज्य की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति और कानून का राज बना रहने के लिए वो मां के दरबार में दर्शन करने के लिए आए हैं। महानिदेशक का दायित्व मिलने के बाद, जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार मैं नैनीताल आया हूँ, इसलिए मैंने सपत्नीक मां नैना देवी मंदिर के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया कि उत्तराखंड पूर्णतया कुशल रहे, सुरक्षित रहे, शांतिपूर्ण रहे मेरा कार्यकाल, यही प्रार्थना। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर होटल एसोसिएशन यमुना घाटी के पदाधिकारियों ने उपजिलाधिकारी बड़कोट चतर सिंह चौहान से मुलाकात कर क्षेत्र की महत्वपूर्ण कार्यों पर गंभीर चर्चा की। चर्चा करने के बाद उपजिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान होटल व्यवसाय पर पड़ा, इसलिए यह होटल स्वामियों को बिजली पानी का बिल माफ हो, साथ ही बैंकों से ऋण की वसूली पर भी 1 वर्ष तक रोक लगे, 3 वर्ष का भवन कर माफ हो, हर्बर्टपुर से बड़कोट बैंड तक ऑल वेदर सड़क शीघ्र बने। ज्ञापन देने में अध्यक्ष शोभन राणा सहित अनेक पदाधिकारी शामिल रहे। हमने ये सोचा था कि हमने इमारत दे देते, लेकिन थोड़ा सा तो हमने सोचा कि सरकार के भी हमसे बिजली पानी वगैरह वो भी कॉमन शासन स्तर की है, कुछ इसमें होना भी नहीं है। हमसे जो जब पूछा जाएगा हम जरूर आपके ठीक है। उनमें हमारी चंदे की मांगे हैं, जैसा कि अभी कोविड-19 के चक्कर की महामारी में सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है तो उत्तराखंड 4 धाम में होटल व्यवसाय को पड़ा है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा मेन मुद्दा है वो है बिजली और पानी के बिल माफ़ करना। कम से कम 1 वर्ष के लिए बिजली और पानी का बिल माफ़ करें, जिससे होटल व्यवसाय जो भी हमारे भाई लोग हैं उनको राहत मिले। इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री के लिए, जिसमें इन्होंने ये मांग की है कि कोविड-19 के कारण इस साल होटल और ये सारे व्यवसाय इनके बाधित रहे हैं, तो इनके द्वारा बिजली पानी और जो अन्य बिल्स होते हैं, जो टैक्सेस होते हैं, उसमें छूट के लिए इन्होंने ये ज्ञापन दिया है। तो ये ज्ञापन मैं शीघ्र ही शासन स्तर को दे दूँगा जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, और जो इसमें कार्रवाई होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिए कि नैनीताल व मसूरी में पर्यटकों की बढ़त को देखते हुए दोनों शहरों के प्रदेश द्वार पर उनकी जांच की जाए। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 2021 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियां 21 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएंगी। कोर्ट ने इस संबंध में राज्य सरकार से शपथ पत्र पेश करने को कहा है और अगली सुनवाई 23 दिसंबर की तिथि नियत की है। कुंभ मेला होगा या नहीं होगा उसमें अभी फैसला लेना है गवर्नमेंट ने, इसलिए उसकी अभी मीटिंग होनी है। जब मीटिंग हो जाएगी तो कोर्ट को अवगत कराएंगे कि कुंभ मेला हम लोग करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। इसके अलावा देहरादून डिस्ट्रिक्ट और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए अब कहा है सरकार को
कि जो जितने टूरिस्ट आ रहे हैं उनका RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जाए और जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी है उसको सरकार फॉलो करे और अगली तारीख 23/12 को निर्धारित की है। और कोर्ट ने सरकार को यह डायरेक्शन दिया है कि एक डिटेल्ड एफिडेविट कुंभ मेले के ऊपर दोबारा देंगे, क्योंकि जो अभी दोबारा एफिडेविट फाइल किया था उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं है। अलकनंदा व मंदाकिनी नदी किनारे बसे लोगों की सुरक्षा को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए सिंचाई विभाग पिछले 2500 से वर्ष में आई बाढ़ का अध्ययन कर अधिकतम आवृत्ति का पता लगाया जा रहा है, जिसके बाद से बाढ़ सुरक्षा का उपाय किया जाएगा। विभाग की ओर से नदी किनारे आबादी वाले अन्य क्षेत्रों का अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद इन क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। साथ ही जो लोग नदी किनारे रहते हैं उनसे भी सुझाव लिया जाएगा। बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 उत्तराखंड शासन द्वारा जारी किया गया है और इसमें जो है कि बेसिकली नदियों की स्टडी करनी थी, उसके डाटाज कलेक्ट किए गए। कलेक्ट करने के बाद में उसमें जो है कि उसकी जो 25 ईयर की आवृत्ति की फ्लड जोन और उसके बाद 100 का, तो दोनों को जो है कि अभी वर्तमान में हमने पूरा उसको मैपिंग कर लिया है और रेवेन्यू के मैप में भी उसको दर्शा दिया गया है कि कहाँ तक 25 ईयर्स की जो है कि आवृत्ति की लाइन आएगी और कहाँ 100 ईयर्स की आएगी। केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग में आपदा के 7 साल बाद भी मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। कार्यदायी संस्था को कई बार प्रशासन की ओर से नोटिस भी दिए जा चुके हैं, बावजूद इसके कार्यदायी संस्था लापरवाह बनी हुई है। वर्षों से कार्य पूरा न होने के कारण यात्रा सीजन में सोनप्रयाग में हजारों की संख्या में पहुंचने वाले वाहनों को पार्क करने में भारी परेशानियां होती हैं, जिस कारण यहां घंटों तक जाम की स्थिति भी बनी रहती है। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ आपदा के समय सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 5 किलोमीटर मोटर मार्ग का जगह जगह नामो निशान मिट गया था। साथ ही गौरीकुंड स्थित बड़ी एवं छोटी पार्किंग भी आपदा की भेंट चढ़ गई थी। आपदा के बाद यात्रा शुरू होने पर वाहन सोनप्रयाग तक ही आए, जिसके बाद शासन ने सोनप्रयाग और सीतापुर में बड़े एवं छोटे वाहनों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से मल्टी लेवल पार्किंग की स्वीकृति दी। वर्ष 2014 में सोनप्रयाग में पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 70 करोड़ रुपए थी। अभी तक 15 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हो चुके हैं और 54 करोड़ से अधिक निर्माणदायी संस्था उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को जारी किए जा चुके हैं। लेकिन 6 साल से अभी तक यहाँ मात्र ढांचा ही खड़ा हो पाया है। अन्य कार अधर में लटकने से ये ढांचा भी जंग खा रहा है। पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा न होने के कारण सबसे अधिक दिक्कतें यात्रा सीजन में देखने को मिलती हैं। मई जून माह में हजारों की संख्या में यहाँ यात्रियों के वाहन पहुँचते हैं, लेकिन पार्किंग न होने के कारण वाहनों को खड़ा करने में भारी दिक्कतें होती हैं। कई बार तो यहाँ घंटों तक जाम लग जाता है। कई बार प्रशासन ने कार्यदायी संस्था को नोटिस भी जारी किए हैं, बावजूद इसके समय पर कार्य पूरा नहीं हो पाया। सोनप्रयाग पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा होने की तिथि पिछले वर्ष ही पूरी हो चुकी है। अवधि बढ़ाने के बाद भी कार्यदायी संस्था लापरवाह बनी हुई है, जिसका खामियाजा यहां पहुंचने वाले यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यात्रियों को यहां अन्य प्रकार की सुविधाएं भी मिलनी थी, लेकिन वर्षों से पार्किंग का निर्माण कार्य ही लटका हुआ है। निगम की तरफ से बनाया जाए 2014 में ये शुरू हुआ था। ये 54 करोड़ का प्रोजेक्ट, सब टोटल 70 करोड़ का था इसमें, जिसमें हमने जो शॉप्स बनाए शॉप्स इसमें जिसमें 15 करोड़ बस खर्च हुआ था। उसके बाद बाकी का जो करीबन 54 करोड़ रुपये था वो ये मल्टी लेवल के लिए अप्रूवल है, वो पैसा हमारे पास अभी है, वो पैसा आ चुका है हमारे पास और ये काम चल रहा है इसका। और इस साल हम यात्रा से पहले इसमें स्लैब का काम करके दे देंगे इस बार। पार्किंग का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी मनोज गोयल ने भी संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारी कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को समय पर पार्किंग का निर्माण पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। हमारा
गौरीकुंड तक सोनप्रयाग तक जो हमारा NH का निर्माण चल रहा है उसका पूरा इंस्पेक्शन किया था। और जो वहाँ पे कुछ पार्किंग्स वगैरह बन रही हैं, कुछ हमारे शेल्टर्स वगैरह बन रहे हैं, उनका भी पूरा इंस्पेक्शन किया गया था। कुछ कार्य बहुत अच्छी गति से चल रहे हैं जिनका बहुत तेजी से निर्माण हुआ है। अगले यात्रा सीजन में हमको उनका बहुत लाभ भी मिलेगा। कुछ कार्यों में किसी टेक्निकल कारण से या किसी और अन्य विभागीय कारणों से यदि देरी आई है तो उसके संबंध में भी डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल उनका समाधान करके उन कार्यों में तेजी लेके आए, उन कार्यों को जल्दी से जल्दी पूर्ण करें ताकि यात्रियों को लाभ मिले, यात्रा सीजन में लोगों को लाभ मिले और हमारे ग्रामीणों को भी लाभ मिले। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक सहित कई कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान मदन कौशिक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बैठक में कुल 27 बिंदुओं पर कैबिनेट की मुहर लगी है, जिसमें से एक बिंदु पर कमेटी गठित की गई है और एक बिंदु को अगली बैठक में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भी बैठक में प्रेजेंटेशन की गई है। टोटल 29 विषयों पर बातचीत हुई है और उन विषयों पर बातचीत करने से पूर्व जो पूर्व विधायक थे कर्णप्रयाग क्षेत्र के और पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे उत्तराखंड में, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और उससे अलग आज कोविड की वैक्सीन को लेकर जो भारत सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है उसका बड़ा प्रेजेंटेशन किया गया कि वैक्सीन के रखरखाव के लिए वैक्सीन को किस प्रकार से जो फर्स्ट फेज में कितने लोगों को जानी, लगभग 20% लोगों को उत्तराखंड में उसको लगाई जानी है। उसमें जो हमारे हेल्थ वर्कर है, फ्रंटलाइन वर्कर है, या इस प्रकार की पूरी कैलकुलेशन की कैसे कैसे रखे जाएंगे, नीचे तक की हमने सारी कमेटियों का गठन जो किया है उस पर भी एक विस्तृत रूप से जानकारी यहाँ दी गई है। उधम सिंह नगर के एसएसपी दिलीप कुंवर के निर्देशों पर चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान में खटीमा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने चरस की खेप के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 4 किलो 500 ग्राम चरस के साथ 20 ग्राम स्मैक भी बरामद किया है, जिसकी कीमत लाखों में है। पुलिस की पूछताछ में तस्करों ने बताया कि ये चरस वो नेपाल से लेकर आए। ये बरामदगियाँ खटीमा थाने के अंतर्गत हुआ है। इसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। इसमें कुल मिलाकर के 4.5 किलो चरस और 20 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। शमीर के पास 2 किलो चरस और 10 ग्राम स्मैक। मोहम्मद तारिक है 2 किलो चरस और 10 ग्राम स्मैक। और हरजिंदर जो पैडलर इसमें है। खबर लालकुएं से है, जहां पर नदी में खनन का काम करने वाले मजदूर इतने पीड़ित हैं कि वो नदी का इकट्ठा पानी पीने को मजबूर हैं और विभाग की तरफ से लोगों को ठंड के इस मौसम में कंबल, लकड़ियां, 3 सेट मकान तक आज तक नहीं दिए गए। वहीं लगातार हाथी, शेर, चीता, भालू जैसे जानवर रोजाना इनकी झोपड़ियों के पास पहुंचकर इनके लोगों को मारने की काम कर रहे हैं और अभी तक 2 मजदूरों को मौत के घाट भी उतार चुके हैं और एक मजदूर घायल अस्पताल में पड़ा है। हाँ, वहाँ पर हम यहाँ 40 बरिस हो गया नदी में खटते हुए। कोई सुविधा पहले थोड़ा दवा ववा देते थे, अब लकड़ी वकड़ी कुछ देते नहीं है, सब बंद कर दिए हैं। हम लोग का बहुत बेसुविधा हो रहा है। यहाँ हाथी आ रही हैं जंगल की, कोई देखने वाला है नहीं, रात में पहरा भी नहीं होता है। पानी होने का कोई साधन नहीं, हम लोग लकड़ी वकड़ी का कोई व्यवस्था नहीं है। करोड़ों दे दिए होंगे 30-40 बरिस से खट के। कितनी दिहाड़ी में काम करते हैं? अरे वही 300 रुपये होती है, इस टाइम दिहाड़ी चल रही है। मुझे गुजारा हो जाता है उसमें? कहाँ गुजारा हो जाता है, अपने खर्चा चलाना, बच्चों का पलना भी मुश्किल है इसमें। कोई पूछने आया आज तक? आज कोई तक पूछने आया। मेरे ख्याल से मीडिया भी पहली बार आई है। हाँ, पहली बार।
उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखिए खबर 1 बजे से शुक्ला के साथ। नमस्कार।